नमस्कार साथियों आज वाली क्लास में अपन जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। साथियों, जो राजनीति विज्ञान विषय का जो पेपर है आपके यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जो BA पाठ विद्या का जो सिलेबस दिया गया है उसमें आपके जो सेकंड पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था उसमें न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता इसके बारे में आपको दिया हुआ है। तो साथियों, मैंने पिछले वाली क्लास में भी आपको बताया था कि यहाँ से जो है बड़ा सवाल पूछे जाने की संभावना कम रहती है क्योंकि उसमें थोड़ा मैटर इतना नहीं है बड़े सवाल जितना। तो इसमें साथियों 5 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल जो इसमें आपके पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। तो मैंने यहाँ लिखा है साथियों, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसका अध्ययन हमने पिछली वाली क्लास में यहाँ किया है। तो अब यहाँ देखते हैं अपन न्यायिक सक्रियता, ठीक है ना, यानी कि ये जो है चीजें न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली है या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा ये चीजें अपनाई जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि न्यायिक सक्रियता जो शब्द है उससे स्पष्ट हो रहा है कि न्यायालय का एक तरह से सक्रिय होना, यानी कि जब न्यायालय अपनी मर्जी से जो है व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, जनता के कार्यों के लिए या जनहित कार्यों के लिए सक्रिय होकर हस्तक्षेप करता है, तो साधारण शब्दों में अपन उसको कह सकते हैं न्यायिक सक्रियता, यानी कि व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना, अपनी पहल से व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना, तो वो है न्यायिक सक्रियता। यानी कि कार्यपालिका या विधायिका अपने कार्यों को करने में असमर्थ है या उन चीजों की तरफ ध्यान दे नहीं रही, या फिर न्यायालय जो है कार्यपालिका और विधायिका के जो कार्य है उनको अपने हाथों में लेकर जनता की हित के लिए जो कार्य करता है, तो उसको हम न्यायिक सक्रियता यहाँ कह सकते हैं। तो आपको सीधे अर्थों में मैंने आपको बताया कि न्यायालय जब सक्रिय होकर जनता के हित के लिए कार्य करता है तो उसे हम जनहित याचिका कह सकते हैं। साधारण शब्दों में जो बुक्स है उसमें आपको इस चीज को बड़ा चढ़ाकर यहाँ दिया गया है, तो अपन इसकी विस्तृत तौर से यहाँ चर्चा करते हैं कि क्या नोटबुक में आपके लिखा गया है यहाँ। तो सबसे पहले साथियों अपन चर्चा करते हैं कि जो न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है वो उसका जन्म हुआ है अमेरिका में। यहाँ न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है अमेरिका में पैदा हुई या विकसित हुई। यह शब्दावली पहली बार 1947 में आर्थर सेलिंसर जूनियर, एक अमेरिकी इतिहासकार एवं शिक्षा प्रदायक द्वारा प्रस्तुत की गई। यानी कि जो न्यायिक सक्रियता है उस शब्दावली का जो प्रयोग है यहाँ अमेरिका में किया गया है 1947 के दौरान। एक विद्वान है, शिक्षाविद हैं आर्थर सेलिंसर जूनियर, उनके द्वारा जो है इस शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया गया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में आया, यानी कि भारत के संदर्भ में अपन यहाँ बात करते हैं तो न्यायिक सक्रियता का जो सिद्धांत है उसको 1970 के दशक में यहाँ प्रारंभ माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता का जो सिद्धांत 1970 के दशक में जो है अस्तित्व में यहाँ आया है। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति O चिदंबरम रेड्डी तथा न्यायमूर्ति DN देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की यहाँ नींव रखी है। तो इन विद्वानों के नाम, इन न्यायाधीशों के नाम आप याद रख सकते हैं। न्यायमूर्ति BR कृष्ण है, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति O चिदंबरम रेड्डी, न्यायमूर्ति DN देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी है। तो साथियों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ यहाँ क्या है, ठीक है ना। न्यायिक सक्रियता का अर्थ सबसे पहले अभी मैंने बताया आपको कि यानी कि जब न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को अपने हाथों में लेकर जनता के हित के लिए वो कार्य करती है तो उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं, यानी कि सक्रिय होकर जनता के हित के लिए यहाँ कार्य करना। तो साथ ही सबसे पहले अपन इसका अर्थ देते हैं
कि न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, यानी कि नागरिक के जो अधिकार है उनके संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है, यानी कि व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के लिए या व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका का आगे आना या अपनी भूमिका निभाना। दूसरे शब्दों में इसके अर्थ की अपन बात करते हैं तो न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, यानी कि न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना। यानी कि जो सरकार के दो अंग हैं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, तो उनको जो है अपने कार्य या दायित्व के लिए बाध्य करना। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहा जाता है। यह न्यायिक संयम के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि न्यायिक संयम एक अलग चीज है जिसका मतलब है न्यायपालिका द्वारा आत्मनियंत्रण बनाए रखना। न्यायिक सक्रियता को अलग अलग प्रकार से भी यहाँ परिभाषित किया जा सकता है, वो अपन देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता जो है न्यायिक शक्ति के उपयोग का एक तरीका है, यानी कि जो न्यायिक सक्रियता है उसको जो है न्यायिक शक्ति का एक प्रयोग का एक तरीका यहाँ बताया गया है, जो कि न्यायाधीश को प्रेरित करता है कि वह सामान्य रूप से व्यवहार सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं एवं पूर्व नियमों को गतिशील एवं नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में त्याग दे। यानी कि जो न्यायिक सक्रियता जो शब्द है वो एक न्यायाधीश को मजबूर करता है या उसको एक तरह से प्रेरित करता है कि वह सामान्य रूप से व्यवहाररत सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं एवं पूर्व नियमों को प्रगतिशील एवं नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में त्याग दे। जिस प्रकार से नए जो आधुनिक जमाने के पक्ष में जो है अपनी नीतियों को परिवर्तित करे। इससे ऐसे निर्णय देखने में आते हैं जिससे सामाजिक अभियंत्रण अथवा इंजीनियरिंग होता है। अनेक अवसरों पर विधायिका एवं कार्यपालिका संबंधी मामलों में दखलंदाजी भी होती है, यानी कि अनेक बार देखा जाता है कि जो न्यायपालिका वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में एक तरह से दखलंदाजी का कार्य भी इसमें देखा जाता है। दूसरी अपन बात करते हैं कि न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका का वह चलन है जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों को ऐसे निर्णयों द्वारा संरक्षित या विस्तारित किया जाता है जो पूर्व नियमों या परिपाटियों से अलग हटकर होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो न्यायिक सक्रियता है न्यायपालिका का वह चलन है जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों को ऐसे निर्णयों द्वारा संरक्षित या विस्तारित किया जाता है तो पूर्व नियमों या परिपाटियों से अलग हटकर होते हैं अथवा वांछित या करणीय संवैधानिक विधायी इरादे से स्वतंत्र अथवा उसके विरुद्ध होते हैं। यानी कि जो न्यायिक सक्रियता है कई बार ऐसे मामले देखने में आते हैं जो विधायिका और जैसे कार्यपालिका से अलग अलग हटकर वो मामले होते हैं। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा के से निकट जुड़ी हुई है। यानी कि यहाँ मैंने दूसरा शब्द जो लिखा है जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता, तो इसकी अवधारणा से कुछ संबंधों में वो निकटता से यहाँ जुड़ी हुई है। यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता है जिसके कारण जनहित याचिकाओं की संख्या बड़ी है। दूसरे शब्दों में PIL न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। वास्तव में PIL या जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप इसे कहा जाता है। तो साथियों अपन बात करते हैं कि न्यायिक सक्रियता का औचित्य क्या है। दूसरे अपन बात करते हैं कि न्यायिक सक्रियता का औचित्य। यानी कि यहाँ ध्यान रखने बात है कि न्यायिक सक्रियता का वर्तमान समय में क्यों औचित्य है, इसको न्यायालयों द्वारा क्यों यूज में लिया जाता है। तो साथियों अपन ने यहाँ चर्चा करी कि कई बार ऐसे मामले देखने में आते हैं जिन कार्यों को कार्यपालिका या व्यवस्थापिका ढंग से नहीं कर पाती या आंख मूंद कर वो कार्य होने देती है, तो न्यायपालिका खुद सक्रिय होकर उन कार्यों को जो है सफल क्रियान्विति के लिए आगे अपनी भूमिका बढ़ाती है। ये न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को उन कार्यों को सुचारू रूप से या सुव्यवस्थित चलाने के लिए उनको बाध्य करती है। तो सबसे मुख्यतः तो यही जो
औचित्य है कि देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, व्यक्तियों की जो जनहित से संबंधित मामले हैं, उन मामलों का सुव्यवस्थित तरीके से एक तरह से निपटारा किया जाए। तो ये ही मुख्य इसका औचित्य है। तो इसको देखते हैं क्या कहा गया इसमें कि डॉक्टर BL वधेरा के अनुसार न्यायिक सक्रियता के निम्नलिखित कारण है कि उत्तरदायी सरकार उस समय लगभग ध्वस्त हो जाती है जब सरकार की शाखाएं, विधायी एवं कार्यपालिका अपने अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाती। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यानी कि एक उत्तरदायी जो सरकार होती है उस समय नष्ट होने के कगार पर आ जाती है जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो है सही अर्थों में कार्य नहीं कर पाती। परिणामतः संविधान तथा लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा टूट जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है लोगों का संविधान और सरकार से जो है भरोसा एक तरह से टूट जाता है। दूसरा जो कारण है न्यायिक सक्रियता अपनाने का कि नागरिक अपने अधिकारों एवं आजादी के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं। जो देश के नागरिक हैं वो अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए जो है न्यायपालिका की ओर देखते हैं। परिणामतः न्यायपालिका पर पीड़ित जनता को आगे बढ़कर मदद पहुंचाने का भारी दबाव बनता है। तो इससे क्या होता है कि न्यायपालिका पर जो है पीड़ित पक्ष को न्याय देने के लिए दबाव बढ़ जाता है न्यायपालिका पर, उनकी मदद करने के लिए। तीसरा जो अर्थ अपनाया जाता है न्यायिक सक्रियता का वो है न्यायिक उत्साह, अर्थात न्यायाधीश भी बदलते समय के समाज सुधार में भागीदार बनना चाहते हैं। यानी कि न्यायाधीश जो है जिस प्रकार से समाज बदल रहा है तो उसमें भी वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इससे जनहित याचिकाओं को हस्तक्षेप के अधिकार के तहत प्रोत्साहन मिलता है। तो इससे जो जनहित याचिकाएं हैं उनसे जो है उनको जो है प्रोत्साहन मिलता है जनहित याचिकाओं को। नंबर 4 की बात करते हैं कि विधायी निर्वाह, अर्थात ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं जहां विधानों का अभाव है, इसलिए न्यायालय पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह परिवर्तित सामाजिक जरूरतों के हिसाब से न्यायालय विधायन का कार्य करे। यानी कि कानूनों का एक तरह से जो है कार्य न्यायपालिका यहाँ है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कानूनों का निर्माण नहीं होता, तो वहाँ जो है न्यायपालिका को विशेष रूप से दखलंदाजी करनी पड़ती है। नंबर 5 की यहाँ बात करते हैं जिनके कारण न्यायिक सक्रियता अपनाई जाती है। भारत के संविधान में स्वयं कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें न्यायपालिका को विधायन यानी कानून बनाने की गुंजाइश है। यानी कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं आज भी जिनमें न्यायपालिका को कानून बनाने की यहाँ जरूरत है या एक सक्रिय भूमिका अपनाने का मौका मिलता है। इसी प्रकार कुछ अनेक कारण दिए हैं, जैसे संविधान विशेषज्ञ हैं सुभाष कश्यप ने तो बताते हैं कि कुछ आकस्मिकताओं की यहाँ उन्होंने चर्चा करी है कि न्यायपालिका अपने सामान्य क्षेत्राधिकार को लांघकर ऐसे क्षेत्र में दखल दे जो कि विधायिका या कार्यपालिका का हो सकता है। यानी कि जो न्यायपालिका है ऐसे कार्यों में उनको न्यायपालिका को दखलंदाजी देनी चाहिए जो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का है और वो इसे सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं यहाँ देख लेते हैं कि जब विधायिका अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में विफल गई हो, यानी कि जो विधायिका है वो अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रही हो या अपने कार्यों में जो है निरंतर वो विफल रही हो, तो सबसे जो कारण ये कहा जा सकता है। दूसरा जो कारण अपन देखते हैं एक हंग यानी विधायिका जिसमें किसी दल को बहुमत नहीं मिला हो। ठीक है कि स्थिति जब सरकार कमजोर हो, असुरक्षित हो तो ऐसे निर्णय लेने में असक्षम हो जिससे कोई जाति या समुदाय अन्य समुदाय अप्रसन्न हो। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य में सरकार बनी हो, किसी भी दल को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, यानी एक अस्थिर किसी सरकार को, तो इससे जो सरकार है निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो, और अगर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो किसी समुदाय या किसी समाज को जो है इससे दुखद या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि वो समाज या तबका जो है अप्रसन्न हो सकता है। तो वहां जो है न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। तीसरा जो कारण अपन यहाँ बात करते हैं कि सत्तासीन दल सत्ता खोने के भय से ईमानदार और कड़ा निर्णय लेने से डरता हो। यानी कि जिस पक्ष के पास सत्ता है, ठीक है ना, उस सत्ता को खोने के डर से वो ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है, और इसी कारण से समय लगने को निर्णय लेने में देरी करने अथवा न्यायालयों पर कठोर निर्णय लेने संबंधी दुर्भावना डालने के लिए जिन मुद्दों को संदर्भित कर दिया जाता है,
या ऐसे मामलों जिन पर निर्णय नहीं हो पाता, तो ऐसे मामले हैं जो हैं वो न्यायपालिका को यहाँ भेज दिए जाते हैं। कभी कभी न्यायालय जाने अनजाने स्वयं मानवीय प्रवृत्तियों, लोक लुभाव, प्रचार, मीडिया की सुर्खियां बटोरने आदि का भी शिकार यहाँ हो जाता है। तो ये जो अपन ने यहाँ साथियों चर्चा करी कि न्यायिक सक्रियता का औचित्य है, या सुभाष कश्यप ने न्यायिक सक्रियता को न्यायपालिका के बारे में बताया, इन क्षेत्रों में यहाँ दखलंदाजी दी जानी चाहिए। तो यहाँ जो है आपको 5 नंबर का सवाल पूछा इस प्रकार से जा सकता है। सबसे पहले तो 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ, ठीक है। फिर न्यायिक सक्रियता का औचित्य आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ अपन चर्चा करें कि एक तरह से जो है संविधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मानवीय अधिकारों के लिए, ठीक है ना, जहां जनता का हनन हो रहा है उसके लिए। तीसरे बिंदु की अपन बात करते हैं कि न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक कौन कौन से हैं, उनके बारे में यहाँ अपन चर्चा करते हैं। तो नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, जैसे मान लीजिए ये समूह नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मामले उठाते हैं। जन अधिकार कार्यकर्ता, ये समूह सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर, जन आंदोलन पर, राज्य द्वारा दमन स्थिति पर जोर देते हैं। बंधुआ मजदूर समूह, ये समूह भारत में मजदूरी दास्ता के उन्मूलन की न्यायिक सक्रियता की अपेक्षा करते हैं। पर्यावरणीय कार्यवाही के लिए नागरिक, ये समूह न्यायिक सक्रियता के बढ़ते पर्यावरणीय गिरावट तथा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाल अधिकार समूह, तो ये क्या है कि न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक हैं। ये आपको जैसे मान लीजिए बड़े निबंधात्मक सवाल में लिखने लायक उदाहरण है, जैसे हो गया बंधुआ मजदूर, पर्यावरण के लिए बाल अधिकार समूह की निर्धनता के लिए मूलवासी, महिला अधिकार समूह के लिए। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो न्यायिक सक्रियता के तहत आते हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। साथियों, अब जैसे मान लीजिए अपन दूसरे बिंदु की यहाँ बात करते हैं कि जनहित याचिका, ठीक है ना, यानी कि व्यक्ति के, यहाँ मैंने बिंदु लिखा है जनहित याचिका, यानी कि व्यक्ति के जब अधिकारों का हनन होता है या किसी दूसरे पक्ष के द्वारा जो है व्यक्ति को यहाँ दुखदायी स्थिति पहुंचाई जाती है, कष्टदायक स्थिति, या उसको पीड़ा दी जाती है, ठीक है, तो व्यक्ति इन स्थितियों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी कि एक साधारण पोस्ट कार्ड या के द्वारा भी आप जो है जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ प्रस्तुत की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय जो उस पर संज्ञान लेता है। ऐसे कई उदाहरण मौके आए हैं जब सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं के पक्ष में अपना फैसला यहाँ दिया है। तो जनहित याचिकाओं का जो जन्म है भारत में पीएन भगवती, जो पीएन भगवती न्यायाधीश रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके द्वारा माना जाता है। जब उन्होंने भागलपुर जेलों का यहाँ दौरा किया, तो कई विचारक इन कैदियों के संदर्भ में भागलपुर जेलों का उन्होंने दौरा किया, तो वहां से जो है इसका प्रारंभ यहाँ माना जाता है जनहित याचिकाओं का। न्यायाधीश का नाम है आपको यहाँ लिखना है, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाता है पीएन भगवती, ठीक है। इसको PIL भी कहा जाता है जनहित याचिका को, शॉर्ट में अपन यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जनहित याचिका के संदर्भ में कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति विकास अमेरिका में 1960 के दशक में यहाँ हुई है। साथ ही 3 बिंदु यहाँ अपन ने पढ़े, तीनों की उत्पत्ति जो है यहाँ अमेरिका के संदर्भ में बताई गई है। अमेरिका में इसे प्रतिनिधित्व विहीन समूहों एवं हितों को कानूनी या वैधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए रूपांतरित किया गया था। यानी कि जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उन समूहों की ओर ध्यान देने के लिए जो इसको उपयोग में यहाँ लाया गया। भारत में जनहित याचिका या PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद कहा जा सकता है। यानी कि जो न्यायिक सक्रियता है वो जनहित याचिका है, वो बिल्कुल करीबी से यहाँ जुड़े हुए हैं। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई है। न्यायमूर्ति VR कृष्ण तथा न्यायमूर्ति PN भगवती PIL की अवधारणा के यहाँ प्रवर्तक रहे हैं। तो साथियों वही जो भी मैंने बताया कि न्यायमूर्ति VR कृष्ण तथा PN भगवती जो है इस अवधारणा के यहाँ प्रवर्तक रहे हैं। PIL को सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका या वर्गीय क्रिया याचिका के रूप में जाना जाता है। यानी कि सामाजिक क्रिया याचिका या सामाजिक हित याचिका या तथा वर्गीय क्रिया याचिका के रूप में भी
जाना जाता है। तो साथियों अब अपन देखते हैं PIL का क्या अर्थ है या जनहित याचिका का यहाँ क्या अर्थ बताया गया है। ठीक है साथियों, इसमें जनहित याचिका से संबंधित आपको यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में PIL की शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता शासनिक नियमों की रियायत से शुरू हुई। इस कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, यानी कि वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय की शरण ले सकता है जिसके यहाँ अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। वही PIL इस पारंपरिक नियम कानून के अपवाद स्वरूप है। PIL यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जनभावना वाले व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति समूह भी हो सकता है या सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार, यानी कि व्यक्तियों को अधिकार दिलाने की बात यहाँ हो रही है। तो अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है अगर ये व्यक्ति या समूह निर्धनता, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा सकते। इस प्रकार PIL में एक व्यक्ति अपनी पर्याप्त रुचि के बल पर ही अन्य व्यक्तियों के अधिकार दिलाने अथवा एक आम शिकायत दूर करने के लिए न्यायालय जा सकता है। यानी कि इसमें कहा गया है, साधारण अर्थों में आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह किसी समाज का तबका है, यानी कि वो गरीब है, अशिक्षित है, निर्धन है, सामाजिक सुविधाएं उसको नहीं मिली हैं, तो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह जो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है उनके अधिकार दिलाने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने PIL को इस प्रकार परिभाषित किया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को परिभाषित किया है कि यह विधि न्यायालय में सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित, जिसमें जनता या किसी समुदाय के वर्ग का आर्थिक हित है अथवा ऐसा कोई हित जुड़ा हुआ है जिसके कारण उसके कानूनी अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित हो रहे हैं के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करना। यानी कि इस प्रकार से जो इसको एक तरह से परिभाषित यहाँ किया गया है। PIL कानून के शासन के लिए बहुत जरूरी है। इससे न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है तथा संवैधानिक उद्देश्य की प्राप्ति की गति को तीव्र किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अपन बात करें तो कानून के शासन की रक्षा करना, दूसरा सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय एक प्रभावकारी पहुंच बनाना, और तीसरा मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से प्राप्त करना। यानी कि जो उद्देश्य है इसके एक तरह से न्यायिक जनहित याचिका के वो है कानून के शासन की रक्षा करना, सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनकी न्याय तक प्रभाव सार्थक रूप से प्राप्त करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब अपन देखते हैं कि जनहित याचिका या PIL की जो मोटी मोटी विशेषताएं हैं उसको अपन देख लेते हैं यहाँ कि PIL कानूनी सहायता आंदोलन का एक रणनीतिक अंग है जिसका आशय गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना, जो कि मानवता के इस कम दृष्टि विषय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि कई लोग जो है न्याय तक नहीं पहुंच पाते, तो जनहित याचिका का एक प्रमुख जो विशेषता है कि लोगों तक जो है न्याय को सुलभ बनाना, उनको न्याय मिल सके। दूसरी विशेषता की हम बात करते हैं कि PIL एक विभिन्न प्रकार का वाद है, सामान्य पारंपरिक वाद के मुकाबले, जिसमें दो याचिकाकर्ता पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद होता है और एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ सहायता का दावा करता है और दूसरा पक्ष ऐसी किसी शिकायत का विरोध करता है। PIL की मांग है कि उन लोगों के संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं की होनी चाहिए या अनिवार्यता नहीं रहना चाहिए, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो गरीब और अशिक्षित और सामाजिक आर्थिक रूप से साधन ही नहीं। यानी कि सभी लोगों को जो है यहाँ न्याय मिलने की बात हो रही है, यानी कि सभी को, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में है जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। PIL में जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने, सामाजिक सामूहिक विसरती अधिकारों हितों अथवा सार्वजनिक या जनहित के रक्षण के लिए वाद दाखिल किया जाता है। यानी कि अगर किसी पर जन आघात पहुंचा है, सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने के संदर्भ में
सामाजिक सामूहिक विस्तृत अधिकारों में हितों अथवा सार्वजनिक या जनहित के रक्षण के लिए इसमें वाद दाखिल किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में। PIL में न्यायालय की भूमिका उसकी पारंपरिक कार्यवाही की तुलना में अधिक मुखर होती है। जनता के प्रति कर्तव्य के लिए बाध्य करने, सामाजिक सामूहिक विस्तृत अधिकारों हेतु अथवा जनहित याचिका को बढ़ाने में। इस प्रकार जो है इसकी विशेषताएं हैं। एक सरल शब्दों में अपन यहाँ बात करें तो जनहित याचिका लोगों की सहायता करने का एक साधन है, लोगों को न्याय दिलाने का एक साधन है, न्याय की पहुंच सुलभ बनाने का एक रास्ता है। PIL का विषय क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो बंधुआ श्रमिक हो गए, अपेक्षित बच्चे हो गए, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामले, जेलों में दाखिल उत्पीड़न की शिकायत, समय से पहले मुक्ति तथा 14 वर्ष पूरा करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन, जेल में मृत्यु, स्थानांतरण, व्यक्तिगत मुचलके पर मुक्ति या रिहाई, पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका, पुलिस उत्पीड़न तथा पुलिस हिरासत में मृत्यु, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेष वधु उत्पीड़न, ग्रामीणों को सहयोग के द्वारा उत्पीड़न, अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के द्वारा पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत, दंगा पीड़ितों की याचिकाएं हो गई, पारिवारिक पेंशन हो गई। तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो जनहित याचिका के तहत यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। PIL के सिद्धांतों की अपन बात करते हैं। जनहित याचिका के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 266 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऐसे लोगों के कल्याण में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है जो समाज के कमजोर वर्गों से उस स्थिति में नहीं है कि स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटा सके। न्यायालय ऐसे लोगों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य, इसलिए वह राज्य को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निर्देश करता है। यानी कि राज्य को संवैधानिक जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको पूरा करने का वो निर्देश देता है। जब भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकारों को लागू करने के प्रक्ष राज्य के संवैधानिक कर्तव्य परामर्श प्रकार के मामलों में न्यायालय एक पत्र अथवा तार को भी PIL के रूप में व्यवहार करता है। यानी कि न्यायालय जो एक साधारण पत्र अपन लिखते हैं या तार को भी वो है PIL जनहित याचिका मान सकता है या मानता है। ऐसे मामलों में न्यायालय प्रक्रियागत कानून सुनवाई संबंधी कानून में भी छूट देता है। यानी कि जनहित याचिका संबंधित आप साधारण जो है डाक से भी आप जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो साथियों ये हो गए आपकी जनहित याचिका संबंधी जनता के हितों के हित के लिए जो न्यायालय काम करता है वो एक तरह से जनहित याचिका है। तो साथियों को यहाँ बात करते हैं न्यायिक सकृत्या जनहित याचिका न्यायिक पुनरावलोकन। इनमें से आपको लगभग 5 नंबर या 2 नंबर का सवाल पूछे जाने की संभावना है। न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनरावलोकन मैंने बता दिया, ठीक है। यानी कि जब कार्यपालिका विधायिका अपने क्षेत्रों से बाहर जाकर कानूनों का निर्माण करते हैं तो न्यायालय उन कानूनों की समीक्षा करता है। अगर वो वैध हैं तो उनको उचित ठहराता है, अगर वो वैध नहीं तो उनका वैध घोषित करता है। तो ये शक्ति क्या कहलाती है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक सक्रियता जब खुद न्यायपालिका सक्रिय होकर जनता के हितों के लिए आगे आती है, ठीक है ना। जब कार्यपालिका व्यवस्था अपने कार्यों को सुचारू रूप से सही ढंग से कार्य नहीं करती है तो उनको आदेश दे सकता है और व्यक्तियों के हित के लिए वो न्याय जो है न्यायालय आगे आ सकता है। तो न्यायिक सक्रियता जनता के हित के लिए जो न्यायपालिका कार्य करती है, ठीक है ना। ये याचिका प्रस्तुत कर की जाती है व्यक्तियों द्वारा, उस याचिका पर वो संज्ञान लेता है जनता के हित के लिए। तो ठीक है, उसको जनहित याचिका यहाँ कहा गया है। आप अपनी नोटबुक से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। खुद के नोट्स बना के इसको तैयार कर सकते हैं, इसके स्वयं के शब्दों में परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं साथियों। तो इससे संबंधित जो आपको सवाल पूछा जा सकता है, तीनों चीजों में से कम एक सवाल इसमें से यहाँ पूछा आपको जाएगा, संभावना है पूरी। अगले वाले टॉपिक पर हम साथियों आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे।